हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 21 फास्ट ट्रैक बैच सीए फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन के बारे में प्रॉपर्टीज जो थी वो डिस्कस कर रहे थे, है ना। प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशंस की क्या होती हैं? तो बेसिकली वी स्टडीड 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी थी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी एंड दैट वाज कि अगर हायर बेसिस हो उसको छोटे बेसिस में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 11C8 इट कैन बी रिटन एज 11C3 और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? 11 10 9 डिवाइडेड बाय 3 2 1 जो भी आएगा दिस इज 11C8 और यू कैन से 11C3। मतलब 11C8 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी? 11C3 की। और लास्ट लेक्चर में एक चीज और मैंने आपको बताई थी, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में फर्क क्या है। अगर आप 11C3 लिख रहे हो दैट मीन्स क्या कि आप 11 में से 3 के पेयर बना रहे हो और वो बिना अरेंजमेंट के बना रहे हो। मतलब कोई भी ऐसा सिमिलर पेयर आपको नहीं दिखेगा जिसमें चीजें सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल एबीसी है, बीएसी इसमें नहीं काउंट होएगा, बीसीए इसमें नहीं काउंट होएगा, एसीबी नहीं काउंट होगा, कोई भी एक काउंट होगा इन सभी में से। मतलब सेम 3 चीजें किसी और ऑर्डर में नहीं गिनी जाएंगी, सिर्फ एक बार गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हायर बेस को लोअर बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, पहली ये थी। अगली प्रॉपर्टी थी अगर नीचे ऊपर सेम हो, नीचे एक का डिफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल 9C7 प्लस 9C6 क्या होगा? 10C7। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में आपकी हेल्प करेंगी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सॉल्व करो, अब ये दो की जगह सिर्फ एक सॉल्व करना पड़ेगा और काम आपका बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के एडवांटेजेस हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी आपके पास NC0 प्लस NC1 सो ऑन अप टू NCN, दिस इज इक्वल टू क्या? 2 की पावर n। ये भी क्लियर है? कई बार वो क्या करते हैं, आगे से एक आधी टर्म रहने देते हैं तो आपको टोटल में से वो माइनस करवा देते हैं बस। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इक्वालिटी इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में इक्वालिटी का मतलब अगर NCX और NCY बराबर हैं, पहला इधर x इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू एंड दैट इज n। ठीक है, यहां तक चलो, इस यहां तक तो डिस्कस हो गया था। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी हमने पहला डिफरेंस किया था, ये है रिलेशन कि दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूं कुछ चीजें जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक जगह पे मैं लिख रहा हूं 10C3, एक जगह पे लिख रहा हूं 10P3। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा चीजें। सेकंड, मैंने यहां पे लिखा 7C4, यहां पे लिखा 7P4। ठीक है, या 2 कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी कर लेते हैं। चलो, अब ये बताओ 10C3 का आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर बताओ। 10 9 8 डिवाइड बाय 3 2 1, बिल्कुल सही है। और 10P3 का 10 इंटू 9 इंटू 8, बस इतना होगा। जो भी आएगा बात की बात है, पहले हम सिर्फ रिलेशन कर रहे हैं। अगर आप 10P3 लिख रहे हो दैट मींस 10 9 8 सिर्फ 3 बार लिखना है। अगर 10C3 लिख रहे हो 10 9 8 डिवाइड बाय 3 2 1 लिखना है। ये सिलेक्शन है, मतलब 10 में से 3 चीजों की आपको पेयरिंग करनी है। हर एक पेयर इसके अंदर है, कोई पेयर मिस नहीं होगा और कोई पेयर रेपिटेशन में नहीं होगा। मतलब ऑर्डर चेंज करके कोई और आपको सेम पेयर नहीं मिलना। 10P3 में क्या होगा? 10 में से 3 के पेयर बनाने हैं और उसमें जैसे 1 2 3 आ गया, 3 2 1 आएगा, आएगा 3 2 1 3 1 2 आएगा, 2 1 3 आएगा, 2 3 1। ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज करके डिफरेंस क्रिएट होगा, इसलिए वो 10P3 में काउंट होंगे। अब एक चीज देखो, यहां पे 10C3, अगर मैं 10C3 को देखूं, ऊपर आपका 10 9 8 है, उस 10 9 8 को 10P3 के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 10 9 8, इसकी जगह पे मैं 10P3 लिख सकता हूं। और नीचे वाला जो 3 2 1 है वो क्या है? 3 फैक्टोरियल है कि नहीं है? तो यहां से इनमें रिलेशन क्रिएट हो गया कि जो 10P3 है वो 10C3 मल्टीप्लाई बाय क्या है?
3 फैक्टोरियल। समझ आई आपको बात? अब सेकंड एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना। 7c2 बताना एक बारी। 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, परफेक्ट। 7p2 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये जो 7c2 है, ये ऊपर वाला 7 इंटू 6 क्या है? 7p2 है। एक ही रिप्लेसमेंट करी जा सकती है। 2 इंटू 1 क्या है? तो यहां से हमने एक चीज और सीखी कि जो 7p2 है वो 7c2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल है। जर्नलाइजेशन करते हैं। अब ये तो हमने एग्जांपल्स लिए, इसकी जर्नलाइजेशन क्या होगी? जो NCR है, NPR, दैट इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। जर्नलाइजेशन हो गया इसका। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे यहाँ पे 10p3 है, 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 7p2 है, 7c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही NPR क्या बनेगा? NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से रिलेट हो गया, आपको समझ में आ गया? अब अगर हम यहां से NCR की बात करें तो ये क्या बन जाएगा? NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। अब NPR का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या था? N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R, यही था। और साथ में नीचे एडिशनल क्या लग जाएगा? R फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला किसका रेडी हो गया? NCR का। फॉर्मूला करना चाहते हो कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट हमें पता ही है। ये सिर्फ सॉल्व करने के काम आएगा, वो सॉल्व करना ऑलरेडी हमें आता है। 8c3 क्या होता है वो आपको सॉल्व करना आता है। अगर आप ये फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला कि NCR का फॉर्मूला बताइए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इतना सा रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, क्लियर हो गया? डन। अब एक यहां पे अगर मैं समराइज करूं, NPR क्या फॉर्मूला था इसका? N फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये था, और इसका शॉर्टकट था, मान लो 8p3 है, शॉर्टकट क्या था? 876। बस 3 बार आपने पुट्ठा लिखना है उसको। अब अगर NCR है, इसका क्या फॉर्मूला पहले? N बाय N माइनस R इंटू R फैक्टोरियल, यही जो हम अभी हमने डिराइव किया। और इसका शॉर्टकट क्या था 8c3 का? 876 डिवाइड बाय 321। ये शॉर्टकट्स हो गए आपके, और ये साथ में इसके फॉर्मूलाज हो गए। जैसे आपको करना है कर सकते हो। शॉर्टकट से तो सॉल्व समझ आ ही गया, और फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करोगे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। डन, क्लियर हो गया? चलिए जी, ये था सारा सॉल्व करने वाला मैटर कि आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब थोड़ा सा रह गया बस, ये 2-3 टॉपिक्स और है, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। अब टॉपिक्स क्या क्या बचे हैं वो आपको बताता हूं, पहले ये क्लियर है सभी को? डन, नोट कर लीजिए जिसने करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लो जो भी इसमें से है, लिखना है आपने। मैं स्क्रॉल कर देता हूं। मतलब बेसिकली पता क्या होता है, हमेशा आप जो फॉर्मूला बना है उसके ऊपर मत जाओ, उस फॉर्मूला को पहले एग्जाम्पल से क्रिएट करने की कोशिश करो। अब मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिए कि भाई 10c3 में सॉल्व कैसे करता हूं, 10p3 में सॉल्व कैसे करता हूं, फिर मैंने इनको रिलेट करने की कोशिश करी, रिलेट हो गए। मतलब 10c3 को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, 10p3 का ये हमारे पास फॉर्मेट था, तो मैंने ऊपर क्या रख दिया? 10p3, नीचे वाला क्या बन गया? 3 फैक्टर, इनमें आपस में रिलेशन क्रिएट हो गया। कभी भी कोई फॉर्मूला बनाना है, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल, उससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस एग्जाम्पल में क्या है क्या नहीं है, फॉर्मूला कैसे बना कैसे नहीं बना, वो सब चीजें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाती। समझ गए बात? ये जो फॉर्मूलाज बनते हैं एग्जाम्पल से बनते होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर उनकी वैलिडेशन होती है, फिर ऑथेंटिकेशन होती है, फिर फॉर्मूला जाके रेडी होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेसेस होते हैं फॉर्मूला बनने के। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। डन। अब आगे का जो टॉपिक है अपना वो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना। जैसे नॉर्मली एक वर्ड का मीनिंग समझे हम, इंक्लूजन इंक्लूड, एक्सक्लूजन बाहर, ऐसे कुछ होएगा। अब सिंपल एग्जांपल है, मैं क्रिकेट की बात कर लेता हूं, या कोई भी
आपका फेवरेट स्पोर्ट होएगा, उसकी बात जो भी आप करना है, मान लो क्रिकेट ही कर ले। चलो 15 प्लेयर की सिलेक्शन हुई, 15 प्लेयर्स आर सिलेक्टेड, 15 प्लेयर्स आर सिलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया। 15 बंदों की सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब खेलेंगे कितने? 11 खेलेंगे। अब क्या हुआ, पहले मैं इंक्लूजन की बात कर लेता हूं। इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, 15 बंदे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई, उसमें से 3 बंदे ऐसे हैं जो 100% खेलेंगे, बाकियों का कंफर्म नहीं है, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन होएगा, देखेंगे। 3 बंदे, विराट कोहली, अपना बॉलर जसप्रीत बुमराह, एक और कोई सा नाम ले दूं, है धोनी तो आजकल खेल नहीं रहा, चहल, चलो चहल लगा। 3 बंदे आ गए, एक तो अपना कोहली आ गया, ये तो खेलेगा, कैप्टन है अगला। फिर जसप्रीत बुमराह आ गया, एक और रोहित शर्मा आ गया। चलो ये 3 बंदे हैं, ये कंफर्म्ड खेलेंगे, पक्का खेलेंगे, इनको कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। अब क्या करना है, हाउ मेनी वेज आर देयर। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 15 बंदे थे हमारे पास, 3 बंदों को तो इंक्लूड करना ही करना है। इंक्लूजन समझने की कोशिश करो, इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड करना ही करना है। अब सिलेक्शन कितनों की होगी? 8 बंदों की होगी। कितने में से होगी? 12 में से होगी। आपके पास 15 बंदे थे, उसमें से 3 तो ऑलरेडी आ ही गए, उनकी सिलेक्शन थोड़ी करेंगे हम। अब सिलेक्शन कितनों की होगी? 12 में से 8 की सिलेक्शन होगी। समझ गए मेरी बात? तो ये है इंक्लूजन का तरीका। इन तरीकों में सिर्फ 12 में से कोई से 8 बंदे सिलेक्ट करे हैं, कोई से 8, चाहे पहले 8 कर लियो, चाहे आखिर के 8 कर लियो, बीच वाले 8 कर लियो, सिर्फ उनकी 8 की सिलेक्शन हुई है, और वो बाकी के जो 3 बंदे इंक्लूड करे हैं उनको साथ में जोड़ दिया, बस ये किया। क्लियर? अब अगर ऐसा हो गया, मान लो अनफॉर्चुनेटली 1-2 बंदा इंजर हो गया, ऑन द स्पॉट क्या हुआ, वो प्रैक्टिस सेशन था उनका, इंजरी होगी, 2 बंदों को इंजरी हो गई। अब इंजरी है, खेलेंगे तो है नहीं। अब कितने तरीके हैं? अब 2 बंदों को आपने एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब है बाहर रखना है, इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड करना है। अब अगर इंजरी हो गई तो बंदे बाहर हो गए, बाहर का मतलब एक्सक्लूजन हो रहा है। कितनों का? 2 बंदों का। सिलेक्शन किसी की नहीं हुई। कितने बाकी हैं? 13। कितने करने हैं? 11। अब आंसर कितना आएगा? 13 से 11। बस ये सिंपल सा टॉपिक है, लॉजिकल है, सब समझ में आ रहा है। 13 से 11 का मतलब 15 बंदों में से 2 बंदों की प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजरी हो गई और उनको बाहर रखना पड़ेगा, उनको खिला नहीं सकते आप, दे आर नॉट 100% फिट टू प्ले, ठीक है, वो बाहर हो गए। अब सिलेक्शन तो किसी की हुई नहीं। अब ये थोड़ी है 2 बंदे इंजर हो गए तो 9 बंदों को खिला लोगे आप, खिलाने तो 11 के 11 पड़ेंगे ना। वो कितने में से सिलेक्शन होगी? 13 में से। तो आंसर आएगा 13 सी 11। इंक्लूजन का और एक्सक्लूजन का फर्क समझ आया? डन। तो ये फर्क होता है जब इंक्लूजन, दोबारा देख लीजिए, पहले केस में क्या था, 15 बंदों की सिलेक्शन हो गई, उसमें से इंक्लूजन करनी है 3 बंदों की। विराट कोहली लिखा हुआ है, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये 3 बंदे कंफर्म्ड खेलेंगे ही खेलेंगे, एट एनी कॉस्ट दे विल प्ले। अब 3 बंदे तो पक्के हो गए, बाकी सिलेक्शन कितनों की होगी? 12 में से 8 की। 15 थे, 11 करने थे, 3 हो चुके, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कितने हैं? 12, करनी कितनों की है? 8 की, 12 सी 8। क्लियर? एक्सक्लूजन में क्या होता है, कुछ बंदे बाहर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 15 बंदे हैं, 2 प्लेयर की प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजरी हो गई, बाहर हो गए। अब कितने बंदे बचे? 13। खिलाने तो 11 ही पड़ेंगे ना हमें। कितने सिलेक्शन होंगे? 13 से 11। उसमें 2 बंदे बाहर हो गए और ऊपर वाले में 3 बंदे अंदर हो गए। इंक्लूजन होगी, नीचे वाले में एक्सक्लूजन हो रही है, बस सिंपल। कोई डाउट? अब इनका मिक्सचर देख लेते हैं। अब मिक्सचर में क्या करा, ये 15 बंदे हैं, 15 बंदों में 2 बंदों की इंक्लूजन करनी है और 2 बंदों की एक्सक्लूजन करनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म्ड? 11 से 9। सोचो पहले, अब 2 बंदों की इंक्लूजन करवाओ। पहले मैं यहां लिख देता हूं, आपके पास 15 प्लेयर हैं, 2 बंदों की इंक्लूजन हो चुकी, मतलब 2 बंदे ऑलरेडी आ चुके। अब कितने रह गए? 13। सेलेक्ट करने वाले 9। पहले स्टेप के बाद ये सीन है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, 2 को क्या रखना है? बाहर। अब 13 में से 2 बंदे बाहर हो गए, 11 सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, करने कितने हैं? 9। क्या आंसर आएगा?
11C9, बस सिंपल। कुछ समझ आया? स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला ऊपर इंडिविजुअल किया हमने, ये सिर्फ इंक्लूजन का केस था, ये सिर्फ एक्सक्लूजन का था, ये दोनों के मिक्सचर का है। इंक्लूजन भी हो रही है, एक्सक्लूजन भी हो रही है। मैं दोबारा समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना आप। यहां दो बंदों की क्या करनी है और दो बंदों की। आफ्टर स्टेप नंबर 1, आई मीन टू से आफ्टर इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर पर्सन, यू आर लेफ्ट विद 13 एंड उसमें से सेलेक्ट कितने करना है? 9 आफ्टर स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 1 वाज 2 persons टू बी इंक्लूडेड, ये था स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये करने के बाद ये सिनेरियो हमारे पास बचता है। अब दो बंदों को क्या रखना है? बाहर। अब कितने रह गए? सिलेक्ट तो कोई हुआ नहीं ना उसके बाद, 9 के 9 बाकी हैं, तो 11 में से कितने होने चाहिए? 9। ये है बस। कोई डाउट, कंफ्यूजन? अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख लो। पेपर में क्वेश्चन किस तरह, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब पेपर में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप लिख लीजिए। सबसे पहला, फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ आर persons out of n in such a way that m particular persons must always be included। अब कोई बोले ना, पहले सभी कर लीजिए फिर हम देखते हैं। अब पहले ट्राई करो, ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है इसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करो। एक बार समझ में आ गया फिर हम इसको देखेंगे। अब बौंदल मत जाना, सेम है सब। एन, आर और एम सिर्फ मैंने वेरिएबल्स बीच में घुसा दिए, बाकी सब सेम है। हो गया? गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। एन माइनस एम, बिल्कुल सही है। एन माइनस एम सी आर माइनस एम। अब समझो कैसे। हमारे पास बंदे कितने थे? सेलेक्ट कितने करने हैं? अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो आंसर आ जाता है एनसीआर, सिंपल। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, यहां रिस्ट्रिक्शन है, हमें कितने बंदों को इंक्लूड करना है? एम। तो एम पक्का क्या हो चुके? सेलेक्ट। अब सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कितने हैं? एन माइनस एम। सेलेक्ट करने बाकी कितने हैं? ये आंसर आएगा इसका। बात समझ आ गई? क्लियर है भाई? ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को? अब सेकंड में सारा सेम है, पहले पे पूरा सेम लिख लो, बस जहां इंक्लूडेड है वहां आपने चेंज करके एक्सक्लूडेड लिख लेना है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है। एन माइनस विशाल, यही है। फिर एन माइनस एम सी आर, ठीक है? पक्का? तुम ठीक हो? चलो हाँ जी, इस साइड लास्ट, बिल्कुल जी सही है। एन माइनस एम सी आर। आप पक्का है क्या? यही आ रहा है? और इस साइड पक्का? चलो अब देखो करना क्या, एक्सक्लूजन करनी है। कितने बंदों की होनी है? स्टार्टिंग में एन और आर का केस था हमारे पास, तो एनसीआर तो सिंपल आ जाता अगर नॉर्मली लिखते। अब क्या हो रहा है? एक्सक्लूजन कितनों का? एम का। तो टोटल में से बाहर कितने हो गए? एन माइनस एम आर अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। सिलेक्ट करने बाकी कितने हैं? कोई सिलेक्ट तो हुआ नहीं ना अभी तक। कितना आएगा? एन माइनस एम सी आर, बस खत्म कहानी। ऊपर तो इंक्लूजन में तो सिलेक्शन होगी ना उनकी, बाकी कितने बचेंगे? आर माइनस एम। इसलिए यहां पे आर माइनस एम आया था। यहां तो कोई सिलेक्ट हुआ नहीं, बस बाहर करा है। सिलेक्ट तो 11 के 11 बाकी है ना करने, इसलिए यहां पे नीचे बेस में कोई बदलाव नहीं होगा।
सिर्फ टोटल में से कम हो जाएंगे। अगर बंदे बाहर कर दिए, सिलेक्ट कोई किया नहीं आपने, तो टोटल ही तो कम हो जाएगा ना, सिलेक्ट थोड़ी कोई हो गया। कुछ कुछ समझ आया? पक्की बात है। चलो अब तीसरा पॉइंट लिखिए, ये देखते हैं। अब तीसरे पॉइंट में मिक्सचर करेंगे हम, इंक्लूजन का भी और एक्सक्लूजन का भी, ठीक है। यहां लिख लें, चलो लिखते हैं। आर पर्सन्स, बस छोटा छोटा लिख लेते हैं, ज्यादा पूरा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आर पर्सन्स आउट ऑफ एन in such a way M to be included and Z to be excluded। और टकाई रख लो, पहले कर लो सारे फिर देखेंगे। हाँ मेरे कान में बता देना आगे, ठीक है। ये कह रहा है मेरा तो किसी का भी नहीं। हो गया, बताओ चलो बोलो। ओ एक जना बोल लो, n माइनस r माइनस। पक्का सभी का आ गया भाई? जिसका नहीं आया सुन लो। स्टार्टिंग में हमारे पास n पर्सन थे, जिसमें से r आपको सेलेक्ट करने हैं। आफ्टर स्टेप नंबर 1, दैट मींस इंक्लूजन के बाद, इंक्लूजन कितनों की करनी है? m की। m बंदे आ चुके, अब कितने बचे सेलेक्ट करने वाले? सेलेक्ट भी तो हो गए ना m बंदे, अब बाकी कितने रह गए? r माइनस m। अब आफ्टर स्टेप नंबर 2, दैट मींस z बंदों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया आपने। अब कितने रह गए? n माइनस m माइनस z। सेलेक्ट करने वाले वो तो सेम ही है, जब बाहर करे बंदे आपने, वो सिलेक्शन में थोड़ी आए, वो तो बाहर ही हो गए ना आपके। तो ये बस आंसर आ जाएगा n माइनस m माइनस z सी r माइनस m। क्लियर? चलिए ये था अपना टॉपिक, इंक्लूजन प्लस एक्सक्लूजन का मिक्सचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। उनको दो क्वेश्चन है बस ऐसे, और रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मैं पहले बोल देता हूं, बाद में लिख लेना इसको। एक बच्चा है, कभी लाइब्रेरी गए हो आप? गए हो? चलो है, ओ बहुत बार। लाइब्रेरी से ना कई बार जब आप कॉलेज वगैरह में होते हो, घर वालों से ठगी मार के लाइब्रेरी में गए हो? मतलब क्या होता है कॉलेज में ना, होता क्या है, हमारे पास पैसे पूसे तो होते नहीं। पैसे मतलब होते हैं, पॉकेट मनी मिलती होती है घर वालों से, फिक्स होती है वो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में उड़ा देते हो। शौकीन होते हो कॉलेज में सारे, है ना। उसके बाद क्या करते हो, पैसे हो जाते हैं खत्म। तो कॉलेज में क्या होता था, पैसे हो गए खत्म, अब क्या करें? आधा महीना मैस से उधारी चल रही है, कभी किसी से पैसे लेके उधार चल रहा है, ये सब काम हो रहा है। और घर वाले ठगी कैसे मारते? बुक चाहिए, पैसे ले लिए, 2-3 हज़ार रुपए की बुक आ रही है, पैसे ले लिए, लाइब्रेरी से इशू करवा के घर वालों को दिखा दीजिए ये बुक ली है। मैं तुम्हें स्कीम नहीं बता रहा कहीं कल को मेरा नाम जड़ दो जी इन्होंने बताई थी स्कीम तो हम ये काम कर रहे हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये होता है कहीं कभी कभार होता है, किया तो सभी नहीं होगा, अभी सियाने से होके बैठ गए। ओ सच्चे, ओ सच्चा। चलो सच्चे, अब क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे के पास लाइब्रेरी में गया, 8 बुक्स उसके इंटरेस्ट की हैं, मतलब 8 बुक्स में से कोई एक, उसको 3 बुक्स लेनी है, उसके पास 3 टिकट्स हैं। लाइब्रेरी में गया, 3 टिकट उसके पास हैं, और 3 टिकट से वो 3 बुक परचेज कर सकता है। बुक्स 8 हैं उसके इंटरेस्ट की, ठीक है। कुछ भी होंगी, मुझे क्या पता, और खड़ जा, किस समझ गई बात ये। चलो ये सीन हो गया कि 8 बुक्स उसके इंटरेस्ट की हैं, वो ले सिर्फ 3 सकता है क्योंकि उसके पास टिकट 3 है। अब सिचुएशन ये है कि मैथ्स की, अगर पार्ट 1 उसके पास नहीं है तो पार्ट 2 वो परचेज नहीं करेगा। सिंपल कहानी है, किसी मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 देख के क्या करोगे? पल्ले तो कुछ पढ़ना नहीं है। हम बाहुबली का देखने चले गए पार्ट 2, 1 का कुछ अता पता था नहीं, बोर होके आ गए। तो समझ गए बात ये। अब कितने तरीके हैं उसको परचेज करने के, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, कोई बच्चा लाइब्रेरी में गया,
उसके पास 3 लाइब्रेरी के टिकट्स हैं, 3 टिकट्स पे वो 3 बुक्स ही परचेज कर सकता है। और कंडीशन ये लगा रखी है, उन 8 बुक्स में से 2 बुक्स हैं मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2, वो पार्ट 2 तब तक नहीं लेगा जब तक उसने पार्ट 1 नहीं परचेज किया। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट द बुक्स? अब ये बताओ, डिपेंड सारी कहानी किसके ऊपर कर रही है? मैथ के पार्ट 1 के ऊपर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, मैथ का पार्ट 1 है, यहां पार्ट 1, अगर पार्ट 1 आ गया या पार्ट 1 नहीं आया, ये 2 ही केसेस होंगे। इस केस में पार्ट 1 आ चुका, उस केस में पार्ट 1 नहीं आया। अब ये बताओ, जब पार्ट 1 आ गया तो पार्ट 2 वो पढ़े या ना पढ़े उसकी मर्जी है। बट अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो पार्ट 2 भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप ये मेरी स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट मत करना कि जो पार्ट 1 पढ़ लिया तो पार्ट 2 भी उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सिर्फ इतनी बात लिखी है कि ही विल नॉट परचेज पार्ट 2 अनलेस ही परचेज्ड पार्ट 1, सिर्फ ये लाइन है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जब तक उसने पार्ट 1 नहीं किया, पार्ट 1 नहीं पढ़ा, 2 नहीं पढ़ेगा। अब ये तो नहीं कहा ना कि पार्ट 1 पढ़ लिया तो पार्ट 2 भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब अगर पार्ट 1 पढ़ लिया तो पार्ट 2 पढ़े या ना पढ़े उसकी मर्जी है। अगर बंदे का मन अक गया तो वो 1 के बाद भी छोड़ सकता है काम। तो अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो पार्ट 2 भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। अब ये बताओ, जब पार्ट 1 आ चुका, यहां क्या आएगा? एक बुक तो आ चुकी, 7C2 नहीं आएगा, सॉरी 7C2 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्यों? बुक्स कितनी थी? 8। सेलेक्ट कितनी करनी थी? एक तो आ चुकी, कौन सी? मैथ का पार्ट 1। कितनी बची? 7। सेलेक्ट करने वाली 2, कितना आ गया? 7C2। यहां पे 2 बुक्स की क्या हो गई? एक्सक्लूजन। क्या हो गई? एक्सक्लूजन। कितनी रहेगी पीछे? सेलेक्ट करने वाली 3, तीनों की 3 बाकी है, टिकट तो 3 की 3 फ्री है। तो ये या तो ये केस होगा या ये केस होगा। और में हम क्या करते हैं? प्लस। सबसे पहले दिन बताया था, जहां पे और आ जाए प्लस, जहां पे एंड आ जाए मल्टीप्लिकेशन। अब ये बताओ, और को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप? अब ये तो है नहीं कि पार्ट 1 परचेज कर भी लिया नहीं भी करा, ऑप्शन है ना इनके बीच में कि या तो पार्ट 1 परचेज करेगा या नहीं करेगा। दोनों काम क्या साइमल्टेनियसली हो सकते हैं कि पार्ट 1 परचेज भी कर लिया नहीं भी किया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब और का केस है कि या होगा या नहीं होगा, दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो वो पार्ट 1 परचेज करेगा या नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आई बात? तो जब पार्ट 1 परचेज कर लिया, एक बुक तो आ गई, बाकी कितनी रहेगी? 7। सिलेक्ट करने वाली 2, 7C2 हो गया। अब जब पार्ट 1 नहीं आया तो पार्ट 2 भी नहीं आएगा। सिलेक्ट करने वाली तीनों बाकी हैं, कितने में से? 6 में से। अब या तो फर्स्ट केस या सेकंड केस, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ आई मेरी बात? 7C2 का आंसर बताइए जल्दी से। 21। 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। 6C3 का बताओ जल्दी। 6, 5, 4 डिवाइड बाय 3, 2, 1। ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया। कितना आंसर? 41 आ गया। हाँ जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्लियर है कि क्या करना है? अब इसकी स्टेटमेंट लिख लो जरा। A person has 3 library tickets. A person has 3 library tickets and 8 books of his interest. 8 books of his interest. He, in how many ways can he borrow them? Can he borrow them with the condition that he will not borrow
mathematics part 1, sorry, mathematics part 2, he will not borrow mathematics part 2 unless he had borrowed mathematics part 1, unless he had borrowed mathematics part 1. अब जो मैंने बताया वो स्टेटमेंट इंटरप्रेट होगी आपको, जो मैंने बताया था वही हमने वर्ड्स में लिख लिया कि उसके पास 3 टिकट हैं और बुक्स उसके की हैं। कंडीशन ये बता दी उस बंदे ने कि अगर मैथमेटिक्स का पार्ट 2 नहीं होगा, पार्ट 1 के पास नहीं होगा, तो 2 का कोई फायदा नहीं है। मतलब पार्ट 1 नहीं है तो 2 पे भी कांटा, अगर पार्ट 1 हो गया तो 2 ले या ना, कंडीशन नहीं है कि 2 भी आएगा फिर। ये समझ में आई बात? डन। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का। A committee is formed of sergeants and 5 ladies, 5 ladies में से, which consists of 4 sergeants and 3 ladies। अब है 5 ladies में से 4 या में से क्वेश्चन आप देख लेना, स्टेटमेंट चेंज हो, बाकी क्वेश्चन सेम है। इन दोनों की आपस में खुंदक है, तो अगर मिस्टर वाई आ गया तो कितने तरीकों से आप कमेटी बना सकते हो? हाँ जी, सोचो। अब
ये क्वेश्चन है जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे, क्योंकि कुछ समझ